या नॉइसेंस कॉज करते हैं। अगर आपकी सराउंडिंग में हो गए तो आपको इरिटेशन होगी। कुछ पेस्ट ऐसे हैं जो ब्लड सकर्स हैं, ब्लड पे फीड करते हैं। उनमें मॉस्कीटो, बेडबग, फ्लीज, टिक माइट शामिल है। इन्वेनोमाइजेशन, कुछ पेस्ट ऐसे हैं जो कि जहर ट्रांसफर करते हैं, उनकी बॉडी में पॉइजन होता है। स्पाइडर, स्कॉर्पियन, एंट्स, वास्प, हनी बी, और इसके अलावा यही हैं। और आंट्स, वास्प, हनी भी, इनमें डिपेंड करता है विनोम मतलब कितना टॉक्सिक है। लेकिन जो स्पाइडर, स्कॉर्पियन और स्नेक है उनमें विनोम हाईली टॉक्सिक होता है जो कि डेथ कॉज कर सकता है। ठीक है। डर्माटोसिस मतलब कुछ पेस्ट जो हैं वो स्किन एलर्जी कॉज करते हैं। इसके अलावा एलर्जिक रिएक्शन या फिर मायासिस। मायासिस का मतलब होता है कि कुछ पेस्ट ऐसे होते हैं जो कि आपके जो वाउंड्स होते हैं ना उसके ऊपर फीड करते हैं। यानी कि अगर आपने आपको किसी चीज ने काट लिया है या आपके कहीं चोट लग गई है, जख्म हो गया है, तो उस जख्म के अंदर आके वो पेस्ट जो है वो कुछ टाइप की फ्लाइज हैं जिनको बोट फ्लाइज कहते हैं, वो जख्म के अंदर आके अंडे देती हैं। अंडे से फिर लार्वा जिसे मैगट कहते हैं वो बनता है और वो ब्लड के ऊपर फीड करता है सही है। और हमारे लाइव टिश्यूज के ऊपर फीड करता है और इस फीडिंग बिहेवियर को मायोसिस कहते हैं। फिर उसके बाद आपको ये नॉर्वे रैट, ये हाउस माउस। इसके बाद डिजीज की ट्रांसमिशन होती है वो दो तरह की। एक मैकेनिकल, मैकेनिकल का मतलब होता है कि आपने जरासीम को पिक करना है और दूसरी जगह ट्रांसफर कर देना है। ये मैकेनिकल ट्रांसमिशन जो है वो डायरेक्ट भी होती है, इनडायरेक्ट भी होती है। तो फ्लाइज के अंदर और कॉकरोचेस के अंदर मैकेनिकल होती है। ये जरासीम को गंदे इन्वायरमेंट से उठाते हैं और साफ इन्वायरमेंट में आपके खाने पीने बर्तनों में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये दो तरह से होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब मुंह के जरिए, माउथ पार्ट्स के जरिए, जो ब्लड सकिंग फ्लाइज हैं, जी मैम। लाइक स्टेबल फ्लाई, वो मुंह के जरिए ट्रांसफर करती है। और जो हाउस फ्लाई और कॉकरोच हैं वो बॉडी पार्ट्स के जरिए, जैसे कि आपके उनके लेग्स हैं, विंग्स हैं, एब्डोमन है, तो ये उनके जरिए जो है वो ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद हमारे पास अभी एग्जाम में ना ये वैसे तो फ्लाइज मैकेनिकल है लेकिन एग्जाम के अंदर कोई मिस्टेक है अगर आपको आ जाए तो फिर आप दोनों ही बायोलॉजिकल एंड मैकेनिकल दोनों ही टिक कर दो। ये थोड़ी एग्जाम के अंदर कोई मिस्टेक है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि फ्लाइज कैसे करती है तो आप मैकेनिकल और बायोलॉजिकल दोनों। वैसे जो एक्चुअल बायोलॉजिकल ये इस सेंस में आ सकता है क्योंकि कुछ फ्लाइज जो होती हैं वो ब्लड सकर्स है। तो जी, जी। हो सकता है उनमें वो जो है पैथोजन को अपनी बॉडी में या अपने माउथ पार्ट्स में पिक करने के बाद अपनी बॉडी के अंदर उसको प्रोपागेट करे। क्योंकि जो बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन होती है ना उसमें जो पैथोजन होता है ना, वो जैसे ये पास्चुरेला पेस्टिस ये एक पैथोजन है, बैक्टीरिया है। तो ये फ्ली, ये वेक्टर है। इसकी बॉडी के अंदर पहले ये फ्ली इसको पिक करेगी, फिर इसकी बॉडी इसके डाइजेस्टिव गट के अंदर जाके ये मेहमान की तरह वहां रहेगा, उससे खाए पिएगा, अपनी तादाद इंक्रीज करेगा। फिर ठीक। जब ये फ्ली किसी ब्लड सकिंग पेस्ट को वाइट करेगी ब्लड सकिंग के लिए, तो फिर ये इसको ट्रांसफर करेगी इस पैथोजन को, जिसके नतीजे में ये प्लेग की बीमारी हो जाएगी। इसी तरह मॉस्कीटो बहुत सारे हैं, एनोफ्लीज, एडीज, क्यूलेक्स, वो भी क्या करते हैं अपनी बॉडी के अंदर पैथोजन को लेते हैं, इनटेक करते हैं, फिर अपने डाइजेस्टिव गट के अंदर उनको प्रोपागेट करते हैं, उनको फूड देते हैं, उनकी तादाद को इंक्रीज करते हैं। फिर जब वो मॉस्कीटो आपको काटता है तो काटने के दौरान वो पैथोजन आपकी बॉडी में डालता है, जिसके नतीजे में आपको मलेरिया, डेंगू और मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां होती हैं। तो ये बायोलॉजिकल है। बायोलॉजिकल मतलब इसमें पेस्ट अपनी बॉडी के अंदर ना पैथोजन को कुछ टाइम के लिए रखता है, उसको प्रोपागेट करता है, फिर ट्रांसफर करता है। लेकिन मैकेनिकल में ये बस की तरह ही है। जैसे सवारी जो है वो बस के अंदर गई और कुछ टाइम के बाद वो उतर गई, ठीक है, जैसे सिर्फ गाड़ी का काम करेगा। ये फ्लाई कॉकरोच पिक करेगा और मूव करेगा और ड्रॉप कर देगा, कोई उसको फूड वगैरह नहीं देगा, ना उसकी तादाद को इंक्रीज करेगा। और एग्जाम में अगर आपको आ जाए तो फिर आप फ्लाइज के लिए जो है वो मैकेनिकल और बायोलॉजिकल दोनों, और अगर मॉस्कीटो, फ्लीज वगैरह के लिए आ जाए तो वो बायोलॉजिकल है। ठीक है मैम। उसके बाद हमारे पास पेस्ट कंट्रोल के लिए फैसिलिटीज, फैसिलिटीज से रेलिवेंट कोई इतना खास नहीं है।
फैसिलिटी का वैसे ही मतलब होता है कि स्पेस कंस्ट्रक्टेड एरिया जहाँ पर जो है वो कोई सर्विस कंडक्ट हो रही हो। अब हमारे पास ना मुख्तलिफ किस्म की फैसिलिटीज होती हैं। हर फैसिलिटी के अंदर ना कोई सर्विस हो रही है, यानी उस फैसिलिटी का नाम सर्विस के अकॉर्डिंग है। जैसे ये फूड, रेजिडेंशियल, टूरिस्टिक, हेल्थ, फार्म, एजुकेशनल, वेयर हाउस, ये फैसिलिटीज है। ये खाली बिल्डिंग्स है तामीर शुदा। अब इनके नाम जो है ना वहाँ सर्विस, अगर किसी बिल्डिंग में फूड का काम हो रहा है तो फूड फैसिलिटी, अगर रहने के लिए इस्तेमाल हो रही है जगह तो रेजिडेंशियल, घूमने फिरने के लिए हो रही है तो टूरिस्टिक, सेहत के लिए इस्तेमाल हो रही है, इलाज के लिए तो हेल्थ, इस तरह से ये। उसके बाद हमारे पास जो है पोटेंशियल ब्रीडिंग साइट्स। पोटेंशियल ब्रीडिंग साइट्स के बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल ब्रीडिंग साइट का जब तक हमें प्रैक्टिकली नहीं पता होता कि पेस्ट का घर क्या है या किधर है, और पेस्ट किस जगह पे रेस्ट करता है, सोता है, अंडे देता है, तब तक हम पेस्ट को कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते। तो मॉस्किटो या मिजिस का प्रॉब्लम आए तो ये आपको पता होना चाहिए कि खड़ा पानी, मूविंग नहीं, स्टैंडिंग वाटर मॉस्किटो का ब्रीडिंग साइट है। फ्लाइज, हर तरह का वेस्ट, जिस जिस भी वेस्ट में से या जिस भी चीज में से स्मेल आए या बदबू आए, वो फ्लाइज का ब्रीडिंग साइट है। उसके बाद कॉकरोच या बेडबग। कॉकरोच की बात करें तो आपके किचन के अंदर या फूड एरियाज के अंदर, फूड स्टोरेज या प्रोसेसिंग एरियाज के अंदर जो भी क्रैक एंड क्रेविसेस होते हैं ना, वो कॉकरोच का ब्रीडिंग साइट है। और जो लिविंग रूम के अंदर जहां पर हम सोते हैं वहां पर अगर क्रैक्स है, छुपने की कोई जगह है, कोई भी स्मॉल गैप है, वॉइड है, वो बेडबग का ब्रीडिंग साइट होगा। फिर उसके बाद टिक्स और स्नेक, इनका ब्रीडिंग साइट है प्लांट्स, वेजिटेशन। उसके बाद हमारे पास जो स्पाइडर या स्कॉर्पियंस है उसका ब्रीडिंग साइट है लकड़ी। जैसे आपके लॉन या गार्डन वगैरह में घास फूस, प्लांट्स, लीव्स, ट्विग्स, ब्रांचेस या लकड़ी या प्लांट से रेलेवेंट कोई मटेरियल पाइल्ड हुआ पड़ा है ना, जमा हुआ पड़ा है, या कोई कंस्ट्रक्शन साइट है, तो वहां पर स्पाइडर स्कॉर्पियन अपना ब्रीडिंग साइट बना लेते हैं। जैसे ये मॉस्किटो का और मिजिस का, ये फ्लाइज का, ये कॉकरोचेस का अगर किचन में है, अगर लिविंग रूम्स के अंदर है तो बेडबग का बेड फ्रेम में। और ये इस तरह के जो क्रैक्स होते हैं उनको सील करना जरूरी है। और ये स्नेक और टिक्स का, और ये स्पाइडर स्कॉर्पियंस का। अब जो आपका एग्जाम का मेन पार्ट स्टार्ट होता है ना, वो होता है मॉस्किटो से। मॉस्किटो के बारे में आपको हर चीज पता होनी चाहिए। जी मैम। ठीक है, तो मॉस्किटो में सबसे पहले हमारे पास जो है ना, वैसे तो बहुत सारी किस्म के आपको ये इसकी क्लासिफिकेशन का पता होना चाहिए कि किंगडम एनिमेलिया, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर डिप्टेरा। उसमें दो फैमिली, एक मेन फैमिली है क्यूलिसीडी, उसमें दो सब फैमिलीज हैं, क्यूलिसीनी, एनोफिलीनी। क्यूलिसीनी क्यूलिक्स और एडीज के लिए है, एनोफिलीनी एनोफ्लीज के लिए है। ये इसकी है। बाकी ये आपको वैसे आइडेंटिफिकेशन का पता होना चाहिए। ये एनोफ्लीज, एनोफ्लीज की पहचान ये कि 45 के एंगल पे होता है हमेशा। एडीज फुल ब्लैक कलर का होता है, हम्प लाइक पोजीशन में, और इस पे वाइट पैचेस होते हैं। और जो क्यूलिक्स होता है ना, इसका एब्डोमेन काफी लंबा और पतला होता है और ये पैचेस के साथ होता है। ठीक है मैम। अगर इनके वैसे ब्रीडिंग साइड की बात करें तो ये दोनों साफ पानी के मॉस्किटो हैं और ये गंदे पानी का मॉस्किटो है। गंदे और पानी का ये कौन है मैम? सीवरेज, क्यूलिक्स। क्यों गंदे पानी? ओके। एनोफ्लीज को खुला, साफ और ज्यादा पानी चाहिए। जैसे बड़े इरिगेशन टैंक्स या स्विमिंग पूल या कोई वाटर चैनल्स, नॉर्मल या जो सॉल्टी वाटर्स होते हैं, मार्शेस वगैरह, वो एनोफ्लीज का ब्रीडिंग साइट है। फिर उसके बाद जो एडीज होता है ना, ये साफ पानी का है लेकिन इसको मॉइस्ट एनवायरनमेंट, नमी वाला एरिया चाहिए अंडे ग्रो करने के लिए। जो क्यूलिक्स है, क्यूलिक्स को गंदा पानी चाहिए, जैसे आपके ड्रेन्स, मैनहोल, सीवरेज सिस्टम का पानी हो गया। तो ये इस तरह से, ये एडीज है, ये एनोफ्लीज है। ठीक है, एनोफ्लीज हमेशा 45 के एंगल पे होता है जब फीडिंग या रस्टिंग कर रहा है, जैसे ये है, ये एनोफ्लीज है। ठीक होगा मैम।
उसके बाद अब डिजीज का पता होना चाहिए। एनोफ्लीज जो है वो मलेरिया स्प्रेड करता है, ठीक है। एनोफ्लीज जो है वो मलेरिया स्प्रेड करता है। उसके बाद पोटेंशियल ब्रीडिंग साइट्स का पता होना चाहिए मॉस्किटो के लिए। किसी भी चीज के अंदर जो खड़ा पानी है ना, जैसे टायर के अंदर हो गया, टैंक, ऐसे स्टेगनेंट वाटर हो गया, या किसी ट्रॉली में, कहीं भी पानी जो खड़ा है ना, चाहे साफ है या गंदा, वो मॉस्किटो का ब्रीडिंग साइट है। अब मॉस्किटो का लाइफ साइकिल जो होता है ना, ये कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस या कंप्लीट साइकिल है। मॉस्किटो 7 to 10 days के अंदर अपना साइकिल कंप्लीट करता है, या 1 to 2 weeks में, ठीक है, अंडर नॉर्मल वाटर टेम्परेचर और मॉइस्चर लेवल। उसके बाद इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है, ये एग्जाम में आता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये इसका अंडा एग है, और एग कन्वर्ट होता है लार्वा में। लार्वा की अब 4 मोल्टिंग स्टेजेस है, ठीक है। 4 इन स्टार या 4 मोल्टिंग स्टेजेस, जिसमें से जो पहली 2 स्टेजेस होती है ना, वो इनविजिबल होती हैं, आपको आम आंख से दिखाई नहीं देती। तीसरी और चौथी आपको आम आंख से दिखाई देती है। ये भी एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन आते हैं कि 4 मोल्टिंग स्टेजेस, 4 इन स्टार, फर्स्ट 2 स्टेजेस इनविजिबल, थर्ड और फोर्थ विजिबल है। और लार्वा की इंस्पेक्शन जो है ना, हम 3 तरीकों से करते हैं। नेकेड आई से, आंखों के जरिए देख के, और सेकंड ये है कि उसके लिए एक डिवाइस होती है डाइपर, ठीक है, कप शेप होती है, डाइपर इस्तेमाल होता है, या नेटिंग। बड़ा अगर पानी ज्यादा गहराई में हो तो नेट यूज करते हैं, जिसे नेटिंग कहते हैं, और अगर शैलो हो तो फिर हम यूज करते हैं लाइक डाइपर। उसके बाद फिर 4 मोल्टिंग स्टेजेस के बाद ये प्यूपा, प्यूपा से ये फिर अडल्ट। टोटल 7 to 10 days या 1 to 2 weeks में ये साइकिल कंप्लीट करता है। ये एनोफ्लीस के अंडे हैं। आपको एग्जाम में इस तरह की पिक्चर्स आती हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए। ये एनोफ्लीस के एग्स हैं, जो ब्लैक कलर के सॉफ्ट जेली लाइक होते हैं, और साइड पे इसके जो है वो क्या होता है, वो ट्रांसपेरेंट एयर फ्लोर्स होते हैं। उसके बाद ये हमारे पास हैं एडीज के एग्स, फुली ब्लैक कलर के, और ये मॉइस्ट, इनमें ना ग्लू लाइक मटेरियल होता है, तो ये नमी वाली जगहों पे चिपका दिए जाते हैं। ये क्यूलिक्स, ये ग्रुप की फॉर्म में होते हैं, इसको राफ्ट ऑफ एग्स कहते हैं, और ये क्रीमी वाइट कलर के और या क्रीमी ब्राउन कलर के अंदर होते हैं। तो ये एनोफ्लीज, एडीज, क्यूलिक्स, ये आपको आ जाती हैं। फिर उसके बाद आपको लार्वा का पता होना चाहिए, ठीक है। लार्वा के अंदर जो एनोफ्लीस का लार्वा होता है वो जो है वो हॉरिजॉन्टल होता है ऐसे, क्योंकि इसमें साइफन नहीं होती। साइफन जो है वो ब्रीदिंग ट्यूब है, लेकिन इसमें वो साइफन एब्सेंट होती है, तो ये स्पाइरिकल्स 2 इधर होते हैं, उसकी मदद से ये ब्रीद करता है। ये एडीज का लार्वा है, ये वाला, ये एडीज का लार्वा है, और ये क्यूलिक्स का, ठीक है। एडीज में जो साइफन होती है वो शॉर्ट और स्टाउट, मतलब छोटी और मोटी, और इसमें लंबी और पतली होती है, इसमें इस तरह से। ये एनोफ्लीज ले लो, ये एडीज ले लो, और ये क्यूलिक्स, ठीक है। तो इस तरह से आपको एग्जाम में 3 पिक्चर्स आ जाती हैं, प्रॉपरली आपको पता चल जाता है कि एनोफ्लीज में नो साइफन, इसमें छोटी और मोटी, और क्यूलिक्स में लंबी और पतली। ये आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। सही मैम। फिर उसके बाद प्यूपा, प्यूपा जो है वो बहुत कुछ है। ये एनोफ्लीज इस तरह से होता है 45 के एंगल पे, ये एनोफ्लीज। ये मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारा है। उसके बाद इसमें फीडिंग बिहेवियर 2 तरह के हैं, एंथ्रोपोफिलिक और जूफिलिक। तो जो एनोफ्लीज होता है ये इंसानों से भी खून चूसता है और जानवरों से भी। अगर इंसान से करेगा तो एंथ्रोपोफिलिक, जानवरों और परिंदों से शक करेगा तो जूफिलिक। उसके बाद ये 2 तरह की इसकी लोकोमोशन है, मतलब किस टाइम पे ये एक्टिव होता है। ये अगर सुबह और शाम के टाइम पे एक्टिव होगा तो इसको क्रीपस्कुलर लोकोमोशन कहेंगे, और अगर ये रात लेट नाइट तो इसको नॉकटर्नल। तो ये दोनों तरह की, मतलब ये सुबह शाम भी एक्टिव है, और रात में इसकी कुछ स्पीशीज रात में भी एक्टिव है। और ये साइकिल एज यू नो ये 2 वीक्स का है। एक्चुअली मॉस्किटो का जो लाइफ साइकिल होता है ना, वो तकरीबन 7 से 10 दिन का होता है। हमारे पास बेशुमार जीनस हैं, बेशुमार उसकी स्पीशीज है, इसलिए ये सिर्फ एक हर पेस्ट के लिए ही ऐसा है। एक
मतलब अप्रोक्सीमेट है, ठीक है? बाकी हर स्पीशी और जीनस के अकॉर्डिंग कोई 15 दिन का, 20 दिन का, महीने का, ये बाकी एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे भी लाइफ साइकिल डिपेंड करता है, जैसे कि पानी का टेम्परेचर और नमी लेवल, यानी कि स्पेशली मॉस्किटो में पानी का टेम्परेचर बहुत इफेक्ट करता है। अगर पानी ठंडा होगा तो साइकिल लंबा होता जाएगा, अगर पानी नॉर्मल है जितना रिक्वायर्ड है तो 7 to 10 डेज में मॉस्किटो जो है वो अंडे से अडल्ट बन जाएगा। और ये लाइफ स्पैन भी जो है ना वो 2 हफ्ते का, 3 हफ्ते का, महीने का, 2 महीने का, डिपेंडिंग अपॉन कि इन्वायरमेंटल फैक्टर उसको फूड अवेलेबल कर रहे हैं, शेल्टर अवेलेबल कर रहे हैं कि नहीं, तो फिर ये मिनिमम 2 वीक्स का, ठीक है? अब ठीक। जितने भी ब्लड सकिंग पेस्ट है, सिर्फ मॉस्किटो ही नहीं, फ्लीज हो गई, बेड बग हो गए, टिक्स, माइट, ये सारे जो है ना वो इंसान या अपने होस्ट की तरफ कैसे अट्रैक्ट होते हैं, तो हमारी जो बॉडी होती है ना वो डिफरेंट तरह की सिक्रीशंस या डिफरेंट तरह के केमिकल रिलीज करती हैं, जैसे कि हमारे हमारे बॉडी पे, यानी कि मॉइस्चर होता है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर या हीट है, हम मूव करते हैं, मूवमेंट और वाइब्रेशंस को सेंस कर सकता है पेस्ट। और हमारी बॉडी स्पेशली जब हम सांस लेते हैं ना तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करती है, फिर हमें पसीना आता है, तो पसीने के अंदर हमें ऑयली स्क्रीशंस रिलीज होती हैं, जिसमें लैक्टिक एसिड हो सकता है, एसिटिक एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, और यह हमारे कानों में ईयर वैक्स होती है। तो ये जितने भी हमारी बॉडी केमिकल रिलीज करती है ना, ये पेस्ट के लिए सिग्नल होता है। सारे ब्लड सकिंग पेस्ट इन सिग्नल्स को फॉलो करते हुए हमारी तरफ आते हैं और ब्लड सक करते हैं, ठीक है? तो ठीक है मैम। कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सारे एसिड जो है ना हमारे पसीने के अंदर होते हैं जो पेस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। मॉस्किटो आपको 40 यार्ड्स के डिस्टेंस से सेंस कर सकता है। लाइट कलर जो है वो कम हीट जज़ब करते हैं, तो मॉस्किटो के लिए रिपेलेंट है, और जो डार्क कलर है वो ज्यादा हीट जज़ब करते हैं, वो अट्रैक्टेंट है मॉस्किटो के लिए। उसके बाद हमारे पास एडीज आ जाता है। एडीज की आपको आइडेंटिफिकेशन पता होनी चाहिए कि ये एडीज है, ब्लैक कलर का होता है, उसमें हम्प लाइक पोजीशन और वाइट पैचेस होते हैं, ठीक है? ये दिन के टाइम पे मॉस्किटो एक्टिव होता है। इसकी जो कॉमन स्पीशी है वो है एडीज इजिप्सी, जो सबसे ज्यादा अग्रेसिव है। और ये वैसे तो हमारे पास दो हैं, एक को हम एशियन टाइगर मॉस्किटो बोलते हैं, एडीज एल्बोपिक्टस, और येलो फीवर कहते हैं एडीज इजिप्सी को। ये वाला कॉमन है जो कि हमारे घरों में पाया जाता है, और ये वाहिद मॉस्किटो है जो दिन के टाइम पे जो एडीज है एक्टिव होता है, ठीक है? ये डिवाइस है, इसको मॉस्किटो मैग्नेट बोलते हैं, और ये अडल्ट मॉस्किटो की मॉनिटरिंग या इंस्पेक्शन करने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है? उन मॉस्किटो अडल्ट्स के लिए या स्पेशली फीमेल्स के लिए जो अडल्ट हैं और ब्लड सकिंग के लिए होस्ट एनिमल तलाश कर रही है, यानी कि अडल्ट होने के बाद अब उनको खून चाहिए, ब्लड चाहिए सकिंग के लिए, ताकि वो अंडे प्रोड्यूस कर सके। तो उसके लिए उन फीमेल्स की इंस्पेक्शन के लिए ये डिवाइस यूज होती है, इसको कहते हैं अडल्ट मॉस्किटो ट्रैप। अब एडीज कौन सी बीमारियां फैलाता है? एडीज जो है वो डंग फीवर, येलो फीवर, जिका, चिकनगनिया, ये स्प्रेड करता है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद ये हमारी बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये स्क्रीशंस हैं जो पेस्ट को अट्रैक्ट करती हैं। फिर उसके बाद इसके अंडे जो होते हैं वो काफी हार्ड होते हैं एडीज के, जो कि तकरीबन 8 मंथ तक ना डेसिकेशन बर्दाश्त कर सकते हैं, यानी 8 महीने तक ये बगैर पानी के सिर्फ नमी वाली जगह पे सरवाइव कर सकते हैं। इसलिए एडीज जो है ना वो आपके घरों में जहां भी कहीं पानी, किसी बाउल, कप, फाउंटेन, किसी टायर, बैरल, वाजिस में, मतलब छोटी सी चीज के अंदर थोड़ा सा, किसी कप के अंदर भी पानी है ना, तो उतना सा मॉइस्चर लेवल इनफ है एडीज को अंडे देने के लिए, क्योंकि ये डायरेक्ट पानी में अपने अंडे नहीं देती। इसके अंडों में स्टिकी मटेरियल होता है जिसकी मदद से ये अपने अंडों को चिपका देती है किसी सरफेस पे पानी की लेवल से अबव। अब ये एडीज के एग हैं, ये कंपैरिजन है, ऑलरेडी आपको बता दिया, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर ये कंपैरिजन है एनोफ्लीस के एग पानी में और ये एडीज के मोइस्ट एरिया पे। बाकी लार्वा के अंदर आपको बता दिया, एनोफ्लीस, एडीज, क्यूलिक्स, ये पता होना चाहिए। ये एडीज
अब क्यूलेक्स का जो है वो आइडेंटिफिकेशन पता होनी चाहिए। बाकी जितने भी मॉस्किटो ना एग्जाम के लिए खड़ा पानी, स्टैंडिंग वाटर किसी भी चीज के अंदर है, टायर, ट्रॉली, बकेट, कोई इस तरह से, स्पेशली क्यूलेक्स के लिए जो गंदा पानी होता है ना, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर रिच होता है, जैसे प्लांट्स के अंदर जो पानी होता है या गटर वगैरह सीवरेज सिस्टम के अंदर होता है, वो ज्यादा क्यूलिक्स मॉस्किटो को अट्रैक्ट करता है। और यूएई के अंदर जो रेन स्टॉर्म वाटर मैनहोल्स होते हैं ना, वो एक्चुअली मॉस्किटो का ब्रीडिंग साइट है। स्टॉर्म वाटर मैनहोल्स, ये जो आपके ओपन वाले मैनहोल्स या ड्रेन्स होते हैं ना, जो जाली वाले जिसमें पानी नजर आ रहा होता है, वो ब्रीडिंग साइट है। बाकी स्टैंडिंग वाटर तो आपको पता है गल्फ में कहीं भी बारिशें नहीं होती, ना ही कोई इतना खड़ा पानी है, या तो प्लांट्स वगैरह या जो अर्बन एरियाज डेवलप हुए हैं उसमें कहीं आपके घर में पानी किसी चीज के अंदर खड़ा है, तो यही चीजें हैं जो एडीज को अट्रैक्ट करती हैं। जो सीवरेज सिस्टम है वो क्यूलिक्स को अट्रैक्ट करता है। एनोफ्लीज का प्रॉब्लम कोई खास इधर इतना नहीं है, वो कुछ ओपन एरियाज में जहाँ ज्यादा कहीं स्विमिंग पूल्स वगैरह जो है वो क्लीन नहीं होते, या बड़े इरिगेशन टैंक्स वगैरह, वाटर चैनल्स, कोई एग्रीकल्चरल लैंड एरियाज है, वहां पे है। हमारे घरों में या हमारी सराउंडिंग में मोस्टली क्यूलिक्स और एडीज हमारे घरों के अंदर मौजूद है। फिर क्यूलिक्स जो है वो वेस्ट नील वायरस, जापानीज इंसेफेलाइटिस, फ्लारिएसिस और एवियन मलेरिया जो है वो स्प्रेड करता है। ये इसके अंडे। अब मॉस्किटो के बारे में अगर उसके फूड की बात करें ना, तो मॉस्किटो चूंकि ब्लड सकर है, लेकिन मॉस्किटो की प्राइमरी फूड जो है ना, वो ब्लड नहीं है, वो है प्लांट नेक्टर, प्लांट जूसेस या प्लांट सैप। और लाइफ साइकिल भी बता दिया, कंप्लीट है उसकी। लार्वल की भी 4 स्टेजेस, विजिबल, इनविजिबल, और लार्वा की इंस्पेक्शन कैसे करते हैं। उसके बाद लार्वा को ना इसका फूड याद रखिएगा, इसका प्राइमरी फूड जो है ना वो प्लांट नेक्टर, प्लांट जूसीज है। और इसके अलावा लार्वा को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास डिफरेंट बायोलॉजिकल और फिजिकल तरीके हैं। बायोलॉजिकल में हम 2 तरह से लार्वीवोरस फिश इस्तेमाल करते हैं, वो फिश जो मॉस्किटो के लार्वा पे फीड करती है। इसके अलावा हमारे पास जो होते हैं एक बैक्टीरियल स्ट्रेन्स, बेसिलस थुरिनजेंसिस इजरायलियंसिस या बेसिलस सफेरिकस, ये 2 बैक्टीरियल स्ट्रेन है जो कि टेबलेट्स या ब्रिकेट्स की फॉर्म में, छोटे छोटे पैलेट्स की फॉर्म में अवेलेबल होती है, जिसको पानी के अंदर रिलीज करते हैं, वो बैक्टीरिया रिलीज करती है और मॉस्किटो के लार्वा को उसके स्टमक में जाके टॉक्सिन प्रोड्यूस करके किल कर देती है। तो ये बायोलॉजिकल तरीका है। इसके अलावा आईजीआर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे पायरिप्रॉक्सीफिन और मेथोप्रीन, डाइफ्लोबेंजीउरान। तो ये कॉमन आईजीआर्स हैं जो मॉस्किटो के फ्लाइज के लार्वा को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। क्योंकि ये जो पायरिप्रॉक्सीफिन है, मेथोप्रीन है, डाइफ्लोबेंजीउरान है, नोवाल्यूरान है, ये सारी आईजीआर्स हैं। और आईजीआर जो है वो किसी भी पेस्ट की सिर्फ लार्वल और निम्फल स्टेज को कंट्रोल करते हैं, इनका एडल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि ये हॉर्मोन्स हैं, ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, और ये पेस्ट की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। और इनका काम कुछ नहीं है, सेक्सुअली पेस्ट को मेच्योर नहीं होने देते, सेक्सुअली एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होने देते, पेस्ट को जुवेनाइल फेज में ही रहने देते हैं, या पेस्ट जब मोल्टिंग करके अपनी स्किन उतारता है तो नई स्किन बनने में रुकावट करते हैं। तो ये इसके काम है। तो ये सिर्फ लार्वल या प्यूपल स्टेज के लिए, अडल्ट पे इसका कोई इफेक्ट नहीं है। और इसके अलावा मॉस्किटो के लार्वा के लिए फिजिकली और भी हम ऑयल फिल्म इस्तेमाल कर सकते हैं। मैम अब ये तो ये चीज है, स्लाइड नहीं चल रही। मैं बोल ही रही हूँ। हाँ ओके। ठीक है, ठीक है मैम। तो ये कुछ है। और ये सब आपको मॉस्किटो के बारे में पता होना चाहिए। और इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने कुछ चीज मतलब एक दफा दोबारा रिवाइज कर देती हूँ। 3 मॉस्किटो, एनोफ्लीज, एडीज, क्यूलेक्स। ये एनोफ्लीज है, जी एडीज, क्यूलेक्स। अब उसमें ये भी आपको डिस्कस कर दिया है, जी। लार्वा के बारे में भी डिस्कस कर दिया है, ये क्लासिफिकेशन भी पता होनी चाहिए, ये भी डिस्कस कर दिया है कि एनोफ्लीनी में एनोफ्लीस, क्यूलिसीनी में क्यूलिक्स और एडीज। फिर ये डिजीजेस सबका पता होना चाहिए। एनोफ्लीज ये करता है, एडीज
ये वाली करता है, और जो क्यूलेक्स है वो ये वाली करता है। तो इनका पता होना चाहिए। बाकी पोटेंशियल ब्रीडिंग साइट्स का, जहां भी खड़ा पानी है वो उसका ब्रीडिंग साइट है। साइंस ये क्या आपको मॉस्किटो की वजह से बॉडी पे बाइटिंग मार्क्स मिले, साउंड्स मिले, या पानी खड़ा है, या आपके सराउंडिंग में लैंडस्केप है, शेडी और ह्यूमिड एरियाज हैं, और पानी के अंदर मॉस्किटो का लार्वा मिले, या नियर बाय सराउंडिंग से आपको हॉस्पिटल वगैरह से मिलेंगे मॉस्किटो बॉर्न डिजीज कोई रिपोर्ट हुई है। बाकी साइंस ऑफ इन्फेस्टेशन में मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा हमारे पास ना दो तरह के ट्रैप्स होते हैं। एक मैंने ट्रैप आपको ऑलरेडी बता दिया, वो ट्रैप उन फीमेल्स के लिए है अडल्ट, जो कि ब्लड सकिंग के लिए होस्ट एनिमल तलाश कर रही हैं। और ये जो ग्रेवी ट्रैप है ये उन फीमेल्स के लिए है अडल्ट, जिन्होंने ब्लड सक कर लिया है, अंडे बना लिए हैं, अब उन्होंने अंडे पैदा करने के लिए उनको खड़ा पानी या ब्रीडिंग साइट चाहिए। तो ये ट्रैप उनके लिए ग्रेविड, इसको ग्रेविड ट्रैप या ग्रेविड ओवी ट्रैप कहते हैं। तो हम ये आर्टिफिशियली बनाते हैं स्पेशली क्यूलिक्स के लिए। तो ये पानी जो है वो मिमिक्री करता है एक पोटेंशियल ब्रीडिंग साइट के तौर पे क्यूलिक्स के लिए। क्यूलिक्स आता है, फीमेल अंडे देने की कोशिश करती है, लेकिन इसके नीचे ना वो सक्शन फैन होता है, वो उसको सक कर लेता है। तो ये फिर उन फीमेल, फिर हम वीकली इन ट्रैप्स को ओपन करके इसमें चेक करते हैं। अगर मॉस्किटो इसमें ट्रैप्ड है तो फिर इसका मतलब वहां पे उस एरिया में मॉस्किटो का प्रॉब्लम है। तो ये कुछ है। तो ये सारे उसके ब्रीडिंग साइट है, मतलब किसी भी चीज में खड़ा पानी है। ये टायर, टैंक, फाउंटेन, यूज टॉयलेट, एसी सिस्टम, सीवरेज का सिस्टम, फार्म बेसन, स्विमिंग पूल, पाइप में से लीकेज। तो ये मैक्सिमम जो मॉस्किटो का पोर्शन आता है, जो जो चीजें पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा ना मॉस्किटो की फ्लाइट रेंज में जो क्यूलिक्स होता है ना, इसकी सबसे लंबी फ्लाइट रेंज होती है, और जो एडीज होता है ना उसकी सबसे छोटी होती है। क्योंकि एडीज जो है ना वो हमारे घरों में ही पाया जाता है, इसलिए इसको ज्यादा अपने पानी, अपने ब्रीडिंग साइड से ज्यादा उड़ के नहीं जाना पड़ता होस्ट तक। तो फ्लाइट में क्यूलिक्स की सबसे लंबी, क्यूलिक्स 3-4 किलोमीटर दूर जा सकता है अपने ब्रीडिंग साइट से खुराक की तलाश में, और एडीज ये तकरीबन सिर्फ 400 मीटर तक ही जाता है। ठीक है मैम। उसके बाद बेडबग है। बेडबग भी जो है वो ब्लड सकिंग पेस्ट है, ठीक है। इसकी ब्रीडिंग साइट वही क्रैक एंड क्रेविसेस। आपके लिविंग रूम के अंदर कहीं भी कोई क्रैक मौजूद है ना, तो बेडबग वहां पर पाया जाएगा। कोई भी एरिया, चाहे लेबर कैंप है, घर है, होटल है, जहां पर इंसान रहता है, सोता है, उस सराउंडिंग में, क्योंकि बेडबग आपको सोते हुए ही काटता है, उस सराउंडिंग में जहां भी छुपने की कोई गैप होगी, क्रैक होगी, वॉइड होगा, स्पेशली जो लकड़ी के आइटम्स होते हैं ना, वो बेडबग का आइडियल ब्रीडिंग साइट है। पूरी दुनिया में ही बेडबग पाया जाता है। 2 से 5 मिलीमीटर इसका साइज है, एप्पल सीड से रिजेंबल करता है। साइंटिफिक नेम सीमेक्स लैक्टुलेरियस है। ये फीमेल है राउंड एब्डोमेन के साथ, और ये मेल है पॉइंटेड एब्डोमेन के साथ। बाकी अब बेड बग जो है ना, ये कोई बीमारी नहीं फैलाता, ये सिर्फ एलर्जी और डिस्कम्फर्ट कॉज करता है। ये सारे एलर्जिक रिएक्शंस है, मतलब अगर आपको आ जाए तो ये सिर्फ एलर्जी और डिस्कम्फर्ट कॉज करता है, कोई इन्फेक्शियस बीमारी नहीं फैलाता। ये बेड बग है। ये माइट है, ये फ्ली है, ये बेड बग है, ये टिक है, और ये ईयरविग। ये चारों ब्लड सकिंग पेस्ट हैं। इनमें से ये दो जो हैं ये अरेक्निड है, इनमें 4 टांगों के जोड़े होते हैं। ये पेस्ट इंसेक्ट नहीं है, ये दोनों इंसेक्ट है। ये इंसान से खून चूसता है, ये बड़े जानवरों से, ये छोटे जानवरों से, और ये किसी से भी, इंसान, जानवर या परिंदे या किसी से भी ब्लड सक कर सकता है। साइंस में आपको पता ही है कि कस्टमर के बॉडी पे बम्प्स हो सकते हैं, आपको वहां पर बेडबग के ना ये बम्प्स है। अब ये बेडबग की इंस्पेक्शन हो रही है, ठीक है, एग्जाम में आपको आ सकती है इस तरह से मैट्रेस में इंस्पेक्शन। ये इस तरह के जो सीम्स है, इस तरह के जो कॉर्नर्स होते हैं मैट्रेस में, ये उसका ब्रीडिंग साइट है। तो ये बेडबग की वजह से, ये बेडबग का जो एग होता है ना वो 1 मिलीमीटर वाइट कलर का होता है। तो आप जब मैग्निफिकेशन में देखते हैं तो आपको विजिबल हो जाता है। ये उसके फीकल पैलेट्स हैं।
ये बेड बग है, ये बेड बग। अब ये लिविंग रूम के अंदर ये सारे उसके छुपने की जगह है, कहीं भी, जरूरी नहीं है ये जो हाईलाइट हुए हैं पॉइंट सिर्फ यहीं पे, किसी भी जगह में हो सकता है। अब सेम लाइक मॉस्किटो, ये आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है हीट, आपके बॉडी के टेम्परेचर की वजह से। आपकी बॉडी से जो पसीना आ रहा है उसमें लैक्टिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, या आपके सांस के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, तो ये इसकी अट्रैक्शन से आता है। और ये उसके फीकल पैलेट्स। अब ये सारा कुछ आपको कस्टमर के एरिया पे साइंस ऑफ इन्फेस्टेशन मैंने पहले स्किप कर दिया है, तो उसमें अगर वहां पे आपको बेडबग के अंडे दिखाई दे व्हाइट कलर में, उसका निम्फ मिल सकता है, अडल्ट मिल सकता है, काले काले उसके फीकल पैलेट्स मिल सकते हैं, और ब्लड स्टेन्स मिल सकते हैं, और जो कस्टमर है उसकी बॉडी के ऊपर ना बम्प्स, काटने के निशान मिल सकते हैं। और ये आपको रियल फील्ड सिचुएशन है। अभी ये व्हाइट कलर के आपको एग नजर आ रहे हैं, ये, और ये काले काले इसके फीकल पैलेट्स। और ये वो वाले बेडबग है जिन्होंने अभी रिसेंटली ना ब्लड सक किया है, क्योंकि जब बेडबग ब्लड सक करता है ना उसका साइज इंक्रीज हो जाता है 2 से 6 गुना। और ये उसकी मोल्टेड स्किन है ब्राउन कलर की, ये बेडबग है। साइकिल की बात करें तो साइकिल इनकम्प्लीट है। इन चीजों का आपको पता होना चाहिए, किसका कंप्लीट किसका इनकम्प्लीट। और ये 37 दिन 37 डेज में कंप्लीट करता है। और इसके अंदर एग, निम्फ और अडल्ट 3 स्टेजेस होती हैं इसकी। 5 मोल्टिंग स्टेजेस या 5 इंस्टार होते हैं। 5 स्टेजेस के बाद ये अडल्ट बनता है 37 डेज में, और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस है। ये मोल्टिंग स्टेजेस या इंस्टार 5 हैं इसके। अब बेडबग को अगर कंट्रोल करने की बात करें, साइज, बेडबग जैसे ही ब्लड सक करता है इसका साइज 2 से 6 गुना बढ़ जाता है। ये बेडबग है। अच्छा, बेडबग को कंट्रोल करने के लिए ना हमारे पास डिफरेंट तरीके हैं, एग्जाम के लिए भी और प्रैक्टिकली भी। हमारे पास फिजिकल वैक्यूमिंग है। वैक्यूम जो है वो बेडबग के सारी स्टेजेस को सक कर लेगी अगर हम वैक्यूमिंग करते हैं तो। उसके बाद हमारे पास है स्टीमिंग। स्टीमिंग जो है उसमें हम हॉट एयर इस्तेमाल करते हैं, और मार्केट में हमारे पास एक डिवाइस है जिसे सीमेक्स पोल्टी कहते हैं, ठीक है। वो स्पेशली डिजाइंड स्टीमर है। हॉट एयर के साथ तकरीबन 120 डिग्री तक उसका टेम्परेचर जाता है, 120 डिग्री सेल्सियस, नॉट फ़ारेनहाइट। या तो उतने टेम्परेचर तक उसकी हीट जाती है, और वो हीट जो है वो बेडबग की हर स्टेज को, एग लार्वा, एग निम्फ अडल्ट को किल कर देती है। और एग्जाम के लिए भी अगर वो आपसे ट्रीटमेंट पूछे तो आपने गौर कर लेना, हर वो चीज, हर वो बेडिंग मटेरियल, क्योंकि जो बेडिंग मटेरियल आपका होता है ना वो आपका मैट्रेस वगैरह, आपका कर्टन, आपका मैट्रेस जो है वो आपका, कर्टन्स, कर्टन्स तो वॉश हो जाते हैं, ये जो कारपेट वगैरह कुछ हो गए, या बेडिंग मटेरियल, आप कॉमन सेंस यूज करिएगा, आपको पता चल जाएगा। जो चीजें आप वॉश नहीं ना करते उसके लिए हम स्टीमिंग का तरीका इस्तेमाल करते हैं। बाकी जो क्रैक एंड क्रेविसिस, कॉर्नर या डार्क हिडन एरियाज होते हैं वहां पर हम स्प्रेइंग करते हैं। और जो इलेक्ट्रिक सॉकेट होता है वहां पर हम क्या करते हैं, वहां पे हम पाउडर डालते हैं। तो ये 3-4 तरीके हैं, एग्जाम में आपको पता चल जाएगा। जो स्कर्टिंग के बेसबोर्ड नीचे के एरियाज होते हैं या क्रैक्स होते हैं वहां पे हम स्प्रेइंग करते हैं, इलेक्ट्रिक स्विचेस या सॉकेट्स के लिए पाउडर या डस्टिंग करते हैं। और जो चीजें जैसे मैट्रेस, बेडिंग या इस तरह की चीजें हैं उनको हम स्टीम करते हैं, सारे एरियाज को वैक्यूम कर सकते हैं। और जो चीजें आपको लगे कि हाँ ये चीज वॉश हो सकती है उसको हम हॉट वाटर से ट्रीट करेंगे। अब ये एग्जाम में आपने कॉमन सेंस यूज करनी है मोस्टली, वहां पर आपको पता चल जाएगा कि हम ज्यादातर स्टीमिंग का तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि मैट्रेस को वॉश नहीं कर सकते, आपके कुशन्स को हम वॉश नहीं कर सकते, वो खराब हो जाएंगे। तो वहां पे हम स्टीमिंग करते हैं, ठीक है। तो ये कॉमन सेंस आपने वहां यूज करने, देख लेना है कि क्या पूछा है। और हाँ, बेड बग के लिए ना कोई फिजिकल और केमिकल तरीका तो है, स्टीमिंग, हीटिंग का, फिजिकल हीटिंग रूम को हम दे सकते हैं, या फर्नीचर को या बेडिंग मटेरियल को दे सकते हैं। तो इसके अलावा लेकिन बेडबग के लिए कोई बायोलॉजिकल कंट्रोल अवेलेबल नहीं है कि हम कोई लिविंग इस ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करके बेडबग को किल कर सके, तो बायोलॉजिकल कंट्रोल कोई अवेलेबल नहीं है। उसके बाद जो हमारा अगला एग्जाम के लिए पेस्ट है वो है फ्लाइज।
अब फ्लाइज के अंदर ना आपको एग्जाम के लिए 3 चीजों का कॉमनली पता होना चाहिए। हेलो। वेट वेट, जी स्क्रीन शेयर नहीं है। शेयर है मैम। उसके बाद फ्लाइज के लिए डिफरेंट ना फीडिंग बिहेवियर्स होते हैं। मायासिस मैंने आपको पहले बता दिया। इसमें जो फ्लाइज हैं वो हमारे लाइव टिश्यूज के ऊपर, जैसे कि जख्म बन गया है तो उसके ऊपर आकर फीड करेंगे और वहीं पे अपने अंडे देके अपना साइकिल कंप्लीट करेंगे। सेप्रोफेगस इस फीडिंग बिहेवियर में फ्लाइज जो है वो डेड बॉडीज के ऊपर, जो डेड वेस्ट होता है ना, डेड ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होने वाला होता है, उसको एज अ फूड सोर्स इस्तेमाल करते हैं। हेमाटोफेगी इस में फ्लाइज जो हैं वो ब्लड सकर्स हैं, वो एनिमल्स के ब्लड पे फीड करती हैं। साइनोथ्रोपिक में फ्लाइज, कुछ फ्लाइज ऐसी हैं जो इंसान के बनाए हुए एनवायरनमेंट में रह के वहां से अपना फूड लेती हैं और अपना ब्रीडिंग साइट डेवलप करती हैं। जैसे हाउस फ्लाई, हमने अपने सराउंडिंग में गंद मचाया होता है, हमारा किचन है तो हमने वेस्ट को ऐसे ही फेंका होता है, तो वो जो हमने फेंका होता है ना इस तरह से खुलेआम वेस्ट वगैरह को या खाने पीने की चीजों को रखा होता है, तो वो फिर कुछ टाइप की फ्लाइज जैसे हाउस फ्लाई है उसको अट्रैक्ट करता है। हाउस फ्लाइज का ना वैसे भी जो फीडिंग बिहेवियर है ना फ्लाइज के अंदर जो होते हैं वो स्पंज लाइक माउथ पार्ट्स होते हैं। उनमें फ्लाइज क्या करती हैं, पहले अपने मुंह से सलाइवा फूड के ऊपर डालती है, रिगर्गिटेट करके फेंकती है बाहर। जो सॉलिड फूड होती है उसको लिक्विफाई करती है और जब फूड लिक्विड हो जाती है तो देन उसको ऐसे करके सक करती है। यानी वो अपनी बॉडी के अंदर जो है उसको डाइजेस्ट नहीं करती, आउटसाइड डाइजेस्ट करके लिक्विफाइड जो फूड होती है उसको इनटेक करती है। एग्जाम के लिए आपको आइडेंटिफिकेशन पता होनी चाहिए। ब्लो फ्लाई, फ्रूट फ्लाई। ये ब्लो फ्लाई जो होती है ना ये शाइनी अपीयरेंस के साथ मटैलिक ग्रीन कलर या ब्लू कलर की शाइनी मटैलिक अपीयरेंस के साथ होती है, और ये आपको इस तरह से आइडेंटिफिकेशन में भी आ सकती है या उसके फीचर्स दे के भी पूछा जा सकता है कि कोई फ्लाई मेटेलिक शाइनी अपीयरेंस के साथ हो ब्लू कलर में या ग्रीन कलर में, तो वो ब्लो फ्लाई है। और ये ब्लो फ्लाई जो है ये डेड बॉडीज के ऊपर, जो मुर्दा जानवर होते हैं, परिंदे होते हैं, इंसान होते हैं, उसकी डेड बॉडी कैरियन या कारकेस उसके ऊपर फीड करती है और वहीं अंडे देके अपना साइकिल कंप्लीट करती है। तो इसकी पहचान और इसकी ब्रीडिंग साइट आपसे पूछी जा सकती है किसी भी फ्लाई की। अब ये फ्रूट फ्लाई है, इसको हम किचन फ्लाई भी कहते हैं, और ये ज्यादा जो ओवर राइपेंड फ्रूट्स या वेजिटेबल्स होते हैं ना उसके इर्द गिर्द घूमती है। ओवर राइपन फ्रूट्स के इर्द गिर्द ये वही उसका ब्रीडिंग साइट है, चाहे इंडोर हो आउटडोर हो। ये ड्रेन फ्लाई है ग्रे कलर की, और ये जो ड्रेन्स के अंदर म्यूकस लाइक क्या कहते हैं उसको, स्लज, गारा सा नहीं होता काले रंग का, जी ये फ्लाई जो है वहां पर ब्रीड करती है। ये फ्लैश फ्लाई है, ये भी इसका भी ब्रीडिंग साइट सेम ब्लो की तरह डेड बॉडीज है, ये भी कैरियन कारकेस या डेड बॉडीज के ऊपर फीड या ब्रीड करती है। ये हाउस फ्लाई है। हाउस फ्लाई हर जगह हो सकती है, इंडोर आउटडोर हर तरह का वेस्ट जिसमें से स्मेल आए जो डिकम्पोज हो, इसका ब्रीडिंग साइट है। क्लस्टर फ्लाई ये प्लांट्स पे फीड करती है। हॉर्स फ्लाई, इसके ब्लेड लाइक माउथ पार्ट्स होते हैं, ये ब्लड सकर है और एनिमल से ब्लड सक करती है। क्रेन फ्लाई ये प्लांट्स वेजिटेशन पे फीड करती है और ये पानी के अंदर अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करती है। तो ये कॉमन फ्लाइज हैं जो कि आपकी सराउंडिंग में आपसे पूछी जा सकती हैं। तो फिल्थ फ्लाइज का मतलब होता है फ्लाइज ऑफ द डर्टी प्लेस। हाउस फ्लाई, लिटिल हाउस फ्लाई, फॉल्स, स्टेबल फ्लाई, ब्लो फ्लाई, फ्लैश फ्लाई। स्मॉल में ये फ्रूट विनेगर पॉमिक, फॉरेड चीज, मॉथ फ्लाई, फंगस gnat। ओवर विंटरिंग में ये। अच्छा, बाइटिंग फ्लाइज में आपको नाम पता होना चाहिए। तो बाइटिंग फ्लाइज के अंदर, बाइटिंग फ्लाइज जो होती हैं वो ब्लड सकर्स होती हैं, जो ब्लड सक करती हैं। तो इसमें स्टेबल फ्लाई आपको पता होना चाहिए कौन सी फ्लाइज बाइटिंग है, वो पूछा जा सकता है। स्टेबल फ्लाई, हॉर्स फ्लाई, डियर फ्लाई, बफलो gnat, ब्लैक फ्लाई, हिप्लेट्स फ्लाई, आई नेट्स, सैंड फ्लाइज। तो इन आपको पता होना चाहिए कौन सी फ्लाइज ब्लड सकर्स है। ये सारी फ्लाइज जो है वो
ब्लड सकिंग है। तो ये जो हमने देखी है ये सारी यूएई के अंदर पाई जाती हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है ये तो ये यूएई में है। ये हाउस फ्लाई, ब्लो फ्लाइज, ये सारी ब्लो फ्लाइज है। उसके बाद ये है फ्लैश फ्लाई, फ्रूट फ्लाई, फॉरेड फ्लाई, ड्रेन फ्लाई। इसके डिफरेंट नाम है। ड्रेन फ्लाइज, फिल्टर फ्लाइज, सिवेज फ्लाइज, फंगस नैट्स। उसके बाद ये फेस फ्लाई है। ये स्टेबल फ्लाई है जो कि ब्लड सकर है, एनिमल की टांगों एब्डोमेन के एरिया से खून चूसती है। इसके जो माउथ पार्ट्स होते हैं ना ये पियर्सिंग सकिंग होते हैं मॉस्किटो की तरह के। ये हॉर्स फ्लाई है, इसके माउथ पार्ट जो है वो ब्लेड की तरह के होते हैं। तो ये एनिमल के अंदर इंजेक्ट नहीं करती माउथ पार्ट्स को, बल्कि ब्लेड से कट लगा के जख्म बनाती है। जब उस जख्म के अंदर खून आ जाता है तो उसको सक करती है। तो ये ब्लैक फ्लाई है, ये सैंड फ्लाई है। उसके बाद हमारे पास है हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई जो है उसका साइंटिफिक नेम मस्का डोमेस्टिका है। ये कॉस्मोपॉलिटन पेस्ट है, हर जगह पाई जाती मैम है ये स्लाइड नहीं स्पेशली। छोड़ी। अब जी। ओके, जी मैम। अच्छा ये कॉस्मोपॉलिटन पेस्ट है, बहुत फार्म होम पाई जाती है। स्पेशली जो जानवरों के फार्म्स होते हैं ना जहाँ पे जानवरों का गोबर होता है, वो फ्लाइज का एक्सीलेंट ब्रीडिंग साइट है। अब फ्लाइज की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों कंट्रोल करते हैं? एनॉयंस कॉज करती है, बीमारियां फैलाती है, फूड पॉइजनिंग कॉज करती है। यही इसकी पब्लिक हेल्थ इम्पोर्टेंस है। अब ये ब्रीडिंग साइट मैन्योर, गार्बेज, रोटिंग फ्रूट, वेजिटेबल, डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल, ये सब इसका ब्रीडिंग साइट है। ये मैन्योर, गार्बेज मतलब हर तरह का जो वेस्ट है ना वो फ्लाइज का, स्पेशली हाउस फ्लाई का ब्रीडिंग साइट है, ऑर्गेनिक मटेरियल। अब इसकी लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है। इसमें एग, लार्वा, मैगेट, प्यूपा, अडल्ट स्टेज होती है। लार्वा और जो प्यूपा समटाइम अगर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी लेवल जो है वो नॉर्मल ना हो तो ये फिर अपने आप को क्या कर लिए ओवर विंटर, यानी अपनी ग्रोथ को स्टॉप कर लेती है। ये बहुत कम कर लेती है, ये ऐसे लगता है जैसे स्टॉप ही हो गई है। तो जैसे ही टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी लेवल नॉर्मल आता है तो फिर ये अपनी ग्रोथ को कंप्लीट कर लेती है। ये इसका साइकिल है। वाइट कलर के एग्स देती है रैंडमली, मतलब कोई तरतीब से नहीं लगे होते। एग से बनता है लार्वा क्रीम कलर का, लार्वा से बनता है प्यूपा ब्राउन कलर बैरल शेप्ड, और ये हाउस फ्लाई अडल्ट। अब ये लाइफ साइकिल कंप्लीट है, 4 स्टेजेस है और 7 से 10 दिन में ये अपना साइकिल कंप्लीट कर लेती है। और 15 से 28 दिन इसका लाइफ स्पैन है, जितना टाइम ये जिंदा रहेगी एडल्ट बनने के बाद। 15 से 28, नॉर्मली आप लिटरेचर देखो तो 28 दिन होते हैं। तो ये अब ये जो लाइफ साइकिल है ना इसका ये कंप्लीट है और इसमें लार्वा की 3 स्टेजेस है। अब ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर आता है लेकिन ये इसकी मिस्टेक है। इसकी स्टेजेस तो 3 है लार्वा की, लेकिन एग्जाम के अंदर अगर आप टिक करो ना तो वो कोई पीछे से ही ना क्यूसीसी की तरफ से मिस्टेक है। अब एग इसके जो है ना वो 1.2 मिलीमीटर के वाइट कलर के होते हैं और इसके लार्वा को ग्रो करने के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। और अगर टेम्परेचर इतना हो ना 25 से 30 तो विद इन ये 8 से 24 घंटे के अंदर ये लार्वा में कन्वर्ट हो जाती है अंडे से। लार्वा वाइटिश क्रीमी कलर का होता है और बाकी लार्वा को मैगट कहते हैं। तो इसके लिए 35 से 38 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए। लेकिन ये रेंज है लार्वा की ग्रोथ के लिए, यानी अगर टेम्परेचर 17 से 32 से
इसके बीच में रहेगा तो ये ग्रो करेगा। जैसे ही टेम्परेचर 17 से नीचे आएगा, इसके लार्वा की ग्रोथ ना बहुत स्लो हो जाएगी। अभी इस पिक्चर के अंदर लार्वा प्यूपा के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं डिफरेंट कलर वेरिएशंस के बाद। ये वाला तो आपसे नहीं, बाकी इसके माउथ पार्ट्स का पता होना चाहिए। स्पॉन्जिंग है, अब मॉस्किटो और फ्लाइज, स्पेशली मॉस्किटो के लिए एक चीज मैंने मिस कर दी। मॉस्किटो के लिए ना, मॉस्किटो और ये फ्लाइज, कॉकरोच, ये सारे वेक्टर कंट्रोल प्रोग्राम में ही आते हैं क्योंकि ये बीमारियां फैलाते हैं। तो मॉस्किटो के लिए स्पेशली ना हमारे पास वेक्टर कंट्रोल प्रोग्राम होता है जिसमें हम वीकली सर्वेलेंस करते हैं, ठीक है, मॉनिटरिंग, इंस्पेक्शन, ये सर्वेलेंस कहते हैं। और फ्लाइज, मॉस्किटो दोनों के लिए हमें लार्वल कंट्रोल प्रोग्राम भी चाहिए और एडल्ट कंट्रोल प्रोग्राम भी चाहिए। ये भी आपको पूछा जाता है। तो इस तरह का अगर कुछ आए ऑप्शंस के साथ तो आपने देख लेना है ऑल उसका होगा या क्या है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वीकली हम उसके लिए इंस्पेक्शन या मॉनिटरिंग या सर्वेलेंस करते हैं। लार्वल कंट्रोल प्रोग्राम भी उतना ही जरूरी है जितना एडल्ट कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है मैम। उसके बाद अब हमारे पास है कॉकरोच। कॉकरोच वैसे तो यहाँ यूएई के अंदर 7 तरह के पाए जाते हैं और स्टूडेंट्स को हम 4 तरह के सिखाते हैं, लेकिन एग्जाम के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो 2 है, जर्मन और अमेरिकन। उनके बारे में आपको पता होना चाहिए आइडेंटिफिकेशन का। अब जो कॉकरोचेस होते हैं ना, ये बड़े इम्पोर्टेंट है। अगर ये अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में रहें तो हमारे माहौल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये वेस्ट की रिसाइकलिंग में इनका बड़ा अच्छा किरदार है, क्योंकि इनकी बॉडी से एंडोजिनस सेलुलेज एंजाइम रिलीज होते हैं जो कि ब्रेक डाउन करते हैं। और अगर इनके माउथ पार्ट की बात करें ना, तो ये च्यूइंग है, चीज़ों को चबा के रिसाइकल करते हैं। और इनकी च्यूइंग कोई इतनी बुरी है ना, एक दफा रात को सोते हुए मेरी चीख के ऊपर ना जर्मन कॉकरोच ने काट दिया। मैं पूरी बिल्कुल टुन होके गहरी नींद में सोई हुई थी, तो बस फिर हड़बड़ी से मैं उठी हूँ। बहुत बुरा काटा है इसने मुझे। तो जर्मन कॉकरोच जो है वो फूड फैसिलिटीज के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि फूड फैसिलिटीज में आपके जितने भी रेस्टोरेंट्स वगैरह, घर वगैरह, फ्लैट, अपार्टमेंट, जहाँ पर लाइक किचन है, जहाँ पे फूड की स्टोरेज है, प्रोसेसिंग है, लेबर कैंप्स में भी चूंकि किचन वगैरह होता है, तो हर वो एरिया जहाँ पे फूड की स्टोरेज है, प्रोसेसिंग है, क्योंकि कॉकरोच जो है वो ओमनीवोरस है, हर चीज खा जाते हैं, कपड़ा, पेपर, मतलब कोई भी चीज है ना एंड लेवल की, ऑयल, ग्रीस, कुछ भी है वो छोड़ते नहीं है। उसके बाद अब ये चारों कॉकरोचेस में जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है अमेरिकन और जर्मन। वैसे अगर बात करें तो अमेरिकन जो है वो सिवरेज सिस्टम में होता है, ड्रेन्स, मैनहोल्स के अंदर, वो उसका ब्रीडिंग साइट है। और ये ग्रो करने के लिए ना इसको नमी वाला और गर्म, हॉट एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट चाहिए होता है। ओरिएंटल को मॉइस्ट और कोल्ड एनवायरनमेंट, दोनों सिवरेज सिस्टम, ड्रेन्स, मैनहोल्स के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन अमेरिकन को हॉट और मॉइस्ट, ओरिएंटल को कोल्ड और मॉइस्ट एनवायरनमेंट चाहिए। जर्मन और ब्राउन दोनों ही किचन के अंदर पाए जाते हैं। क्रैक एंड क्रेविसेस में जर्मन को चाहिए हॉट एंड मॉइस्ट, ब्राउन को चाहिए मॉइस्ट, नहीं सॉरी सॉरी, ब्राउन को चाहिए हॉट एंड ड्राई। इन दोनों को हॉट इन्वायरमेंट चाहिए, लेकिन इसको मॉइस्ट वाला, नमी वाला, और इसको ड्राई वाला चाहिए। तो ये अगर आपके किचन के अंदर होगा ना, ये ज्यादातर सीलिंग वाले एरिया में रहना पसंद करेगा। तो ये पहचान है, ये अमेरिकन कॉकरोच है, ये जर्मन कॉकरोच है, ये ब्राउन बेंडेड कॉकरोच है, ये ओरिएंटल। अब एग्जाम के लिए ये ओथीकर, उसके लिए आपको पता होना चाहिए नॉकटर्नल है, इसका लाइफ साइकिल सबका ही इनकम्प्लीट है। सबके ही लाइफ साइकिल में क्या है, इनकम्प्लीट है। और 3 स्टेजेस है, ओथीका या एग, निम्फ, अडल्ट। ये जो अमेरिकन का होता है, इसका लाइफ साइकिल तकरीबन 600 डेज के अंदर कंप्लीट होता है। समटाइम 6 to 12 मंथ्स आ जाता है आपको लिखा हुआ, ये समटाइम 600 डेज।
और इसके जो है वो 8 to 9 मोल्टिंग स्टेजेस या मोल्टिंग इन स्टार्स होते हैं। और थीका से निकलने के बाद 8 to 9 टाइम्स ये मोल्ट करेगा और देन ये अडल्ट में कन्वर्ट होगा। और इसका सीवरेज सिस्टम जो है वो ब्रीडिंग साइट है। इसके बाद ये ओरिएंटल वगैरह एग्जाम के लिए आपको ये पता होना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन में ये जर्मन कॉकरोच फीमेल है जिसके साथ ये ओथीका होता है वो जो फीमेल होती है, तो ये जर्मन कॉकरोच फीमेल। उसके बाद साइंटिफिक नेम इसका ब्लाटीला जर्मैनिका, ये ब्राउन बेंडेड है। इसके पब्लिक हेल्थ इंपॉर्टेंस में ये मैकेनिकली जैसे हमने स्टार्ट में देखा डिजीज को ट्रांसफर करता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, आपके स्किन के साथ टच हो जाए तो एलर्जिक रिएक्शन कॉज करता है और आप वैसे देखो तो आपको बुरा फील होता है। अब ये सारे कॉकरोच ओमनिवोरस है, हर चीज को खा जाते हैं। जो जर्मन कॉकरोच है उसका ब्रीडिंग साइट क्रैक एंड क्रेविसेस इन फूड एरियाज, यानी कि बहुत स्मॉल गैप्स उनका ब्रीडिंग साइट है। फिर कॉकरोचेस के अंदर एक बिहेवियर पाया जाता है जिसको कहते हैं कैनिबलिज्म। कैनिबलिज्म का मतलब होता है कि अपने ही साथियों की डेड बॉडीज को खा जाना। यानी अगर कोई इनका साथी मर गया है ना, तो चूंकि ये डिकम्पोजिशन करते हैं तो ये अपने जो डेड बॉडी साथियों की होती हैं उनको भी खा के खलास खत्म कर देते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये ओवीपेरस है, यानी फीमेल जो है वो एग बनाती है लेकिन बॉडी के बाहर, जिसमें ये अंडे रखती है और अंडों को इंक्यूबेट करके डायरेक्ट ही पाउच में से ना निम्फ जो है वो बाहर आते हैं। लोकोमोशन क्रॉलिंग और फ्लाइंग, वैसे तो ये क्रॉलिंग है, पैराग्लाइडिंग होती है, लेकिन कुछ जो है वो थोड़ा सा जैसे फ्लिपिंग करते हैं तो थोड़ा सा कुछ सेंटीमीटर्स ये फ्लाई भी कर सकते हैं। बाकी ये इनमें एग्रीगेट फेरामोन्स ड्रॉपिंग में रिलीज होते हैं। एग्रीगेट फेरामोन्स जो है वो ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स या इफेक्ट के नतीजे में रिलीज करते हैं। अगर कहीं फूड अवेलेबल हो, कहीं ब्रीडिंग साइट अवेलेबल हो, या कहीं क्या कहते हैं खाने पीने के लिए कुछ एक्स्ट्रा हो, या समटाइम डेंजर हो, तो उसके नतीजे में ये डिफरेंट वेज में एग्रीगेट फेरामोन ड्रॉपिंग्स में रिलीज करते हैं अपने अदर साथियों को अलर्ट करने के लिए। सारे ही नॉकटर्नल है, सिर्फ एशियन कॉकरोच है ये जर्मन कॉकरोच से मिलता जुलता है। जर्मन में प्रॉपर यहाँ पर स्ट्रिप्स होती हैं, इसमें ये सर्कल्स या डॉट्स होते हैं, तो ये फर्क है। ये दिन के टाइम पे एक्टिव होता है, बाकी सारे रात के टाइम एक्टिव होते हैं। बाकी ये अब अगर हम बात करें ना एग्जाम के लिए, तो आपको एग्जाम में पता होना चाहिए अमेरिकन के पाउच में कितने एग हैं, 14 to 16। जर्मन के 30 to 40। मोल्टिंग स्टेजेस इसकी कितनी है, 8 से 9, इसकी 6। और इसके बाद इसके साइकिल की बात करें तो जर्मन जो है वो 600, सॉरी अमेरिकन 600 दिन में कंप्लीट करता है, और जर्मन 161 या 160 डेज के अंदर अपना साइकिल कंप्लीट करता है। ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको पता होनी चाहिए। और इसके अलावा कंट्रोल करने के लिए जितने भी क्रॉलिंग पेस्ट होते हैं ना उनके लिए हम यूज करते हैं मैम ने पैसे अ, कटिंग कर क्या, सॉरी। इट्स ओके मैम, ये थोड़ा लेबर आ गया था मेरा। अच्छा अच्छा, तो इसके लिए ना हम यूज करते हैं, क्या करते हैं हम यूज करते हैं एससी और एमसी फार्मूलेशन। वो पेस्टिसाइड जो ऑर्डरलेस हो, मतलब लीस्ट टॉक्सिक या ओडरलेस हो, विदाउट स्मेल हो और लॉन्ग रेजिडुअल इफेक्ट के साथ हो। आपने बेडबग कंट्रोल करने हैं, आपने कॉकरोच कंट्रोल करने हैं, आंट्स कंट्रोल करनी है, इन सब के लिए हम यूज करते हैं एससी और एमसी। और वो ओडरलेस पेस्टिसाइड जो कि लॉन्ग रेजिडुअल इफेक्ट, जिनका इफेक्ट लंबे टाइम तक हो। इसके अलावा ना कॉकरोचेस में अब एक पॉइंट होता है कि कॉकरोच को कंट्रोल करने के लिए ना हम स्प्रे और जेल करते हैं। तो अगर हमने कंट्रोल करना है तो हम स्प्रे और जेल को इकट्ठा नहीं लगाते। जैसे कि आपने जेल लगा के अगर स्प्रे कर दिया तो स्प्रे जो है वो जेल को क्या करेगी, कवर कर देगी, उसको कंटेमिनेट कर देगी। तो फिर वो जेल जो है वो कॉकरोच को रिपेल करेगी, कॉकरोच उस जेल को खाने के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि जो उसके ऊपर पेस्टिसाइड का स्प्रे हो गया ना, वो एक्ट एज अ रिपेलेंट। तो इसलिए दोनों को कभी इकट्ठा नहीं करवाना। इससे एक तो ये कॉकरोचेस को कंटेमिनेट, जेल को कंटेमिनेट करके स्प्रे रिपेल करेगी, और दूसरा जो स्प्रे है वो फिर जेल की लॉन्जिविटी और उसकी इफेक्टिवनेस को क्या करेगी, खत्म कर देगी।
तो ये 2 पॉइंट्स पूछे जाते होते हैं, ये माइंड में रखिएगा। जी और बाकी उसका क्रैकन, क्रेविसेस, कैनिबलिज्म, उसका लाइफ साइकिल सबका इनकम्प्लीट है। एग के अंदर कितने मतलब ओथीका के अंदर कितने एग हैं, उसकी कितनी मोल्टिंग स्टेजेस हैं, और कितना लाइफ स्पैन है। और जो अमेरिकन होता है ना, 600 दिन के अंदर अपना साइकिल कंप्लीट करके मजीद 6 से 12 महीने तक आगे जिंदा रह सकता है लाइफ साइकिल में, सॉरी लाइफ स्पैन में। अब आंट्स की अगर बात करें तो आंट्स कॉस्मोपॉलिटन है, ये वेनमस पेस्ट है। यू सोशल है, मतलब कॉलोनी की फॉर्म में रहती हैं। इसमें किंग, क्वीन, वर्कर, सोल्जर ये होते हैं। और ये कहीं भी अपना डिगिंग करके नेस्ट बना सकती हैं, पार्क, फार्म, फ्लैट और लेबर और विला वगैरह वगैरह। इसके अलावा ये 3 तरह की इसकी पब्लिक हेल्थ इंपॉर्टेंस है। स्ट्रक्चर को डैमेज करती है, डिगिंग करके सॉइल निकाल के आपको स्टिंग करेगी तो पॉइजन ट्रांसफर करेगी और बीमारियां फैलाएगी। उसके बाद अब ये आंट की कॉलोनी है, ये क्वीन है, ये किंग है, ये सोल्जर है, और ये वर्कर्स हैं। अब इनमें ना स्पेसिफिक सोल्जर नहीं होते, इनमें सिर्फ वर्कर होते हैं। वर्कर डिफरेंट साइज पॉलीमॉर्फिज्म का बिहेवियर शो करते हैं। जो बड़े वर्कर्स होते हैं वो डिफेंस का काम करते हैं तो उनको हम सोल्जर कह देते हैं। छोटे जो है लेबर का काम करते हैं तो उनको हम वर्कर्स कह देते हैं। अब आंट और ये मेल, क्वीन, वर्कर, अब आपको ना ये फर्क पता होना चाहिए। आंट और टर्माइट के अंदर सिमिलैरिटी भी है और डिफरेंस भी है। सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों ही यू सोशल इंसेक्ट है, दोनों ही कॉलोनी की फार्म में रहते हैं, दोनों के अंदर ही कास्ट सिस्टम है, किंग, क्वीन, वर्कर, सोल्जर का। डिफरेंस क्या है? फिजिकल अपीयरेंस का, और इसके अलावा नेस्ट का। जो आंट होती है ना, उसका नेस्ट में एक ही एंट्री होती है, एक एंट्री एक एग्जिट। लेकिन जो टर्माइट होती है, इसमें वो नेस्ट से मल्टीपल टनल्स बना के डिफरेंट लोकेशंस को डिफरेंट एंट्री एग्जिट पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, ये सब आपको दिमाग में होना चाहिए। और फिजिकल डिफरेंस में अगर आप देखो, आंट, इसका एंटीना एल्बो है, इसका एंटीना स्ट्रेट है, पहला डिफरेंस ये है। दूसरा, विंग्स, इसमें अनइक्वल साइज के 2 विंग्स के पेयर है, इसमें इक्वल साइज के विंग पेयर है। और इसकी पिंच्ड वेस्ट है और इसकी थिक वेस्ट है। तो आपको एग्जाम के अंदर डिफरेंट पिक्चर, मतलब 3-4 दे के उसमें फिर आपको पूछा जा सकता है इनमें से आंट कौन सी है, टर्माइट कौन सी है, या फिर उनका मतलब उनकी कास्ट पूछी जा सकती है कि इसमें वर्कर कौन सा है, सोल्जर कौन सा है, किंग कौन सा है, क्वीन कौन सी है। तो जो किंग होता है ना, वो हमेशा डार्क कलर में होता है, क्वीन लाइट कलर में होती है, दोनों के विंग्स हो सकते हैं। तो वो थोड़ा मुश्किल होगा, वो आपसे ना वर्कर और सोल्जर में डिफरेंस पूछेगा। एक तो आंट और टर्माइट में फर्क ये होगा एंटीने का। दूसरा, अब वर्कर और सोल्जर में जो फर्क होगा ना, वर्कर लाइट कलर में, क्रीमी से कलर में होते हैं इसके, टर्माइट के। इसके तो वो डिपेंड करता है ना किस कलर की आंट है, तो वो उसके अकॉर्डिंग वेरी करते हैं। लेकिन जो मेन होता है ना, जो सोल्जर होगा ना, उसके इस तरह से ना मैंडिबल्स होंगे, वाज या मैंडिबल होंगे, इस तरह से आगे से टीथ होंगे। तो वो टीथ से आपने देख लेना, अगर टीथ से आगे निकले हुए बाहर को हैं मैंडिबल्स तो वो सोल्जर है, नहीं है तो वर्कर है। और अगर परों के साथ है तो वो किंग या क्वीन हो सकती है। इसके अलावा आंट को कंट्रोल करने के लिए जो बेहतरीन तरीका होता है ना, वो पॉइजन बैट, यानी ग्रैन्युलर पॉइजनस बैट जो है वो सबसे बेहतर तरीका है। क्यों? क्योंकि आंट के अंदर जो हमने कंट्रोल करना होता है, उसमें हमारा टारगेट क्या होता है? हमारा टारगेट होता है क्वीन को किल करना। क्योंकि क्वीन जो होती है वो जमीन के अंदर होती है, स्प्रे करोगे तो सिर्फ बाहर के वर्कर्स मरेंगे। लेकिन अगर आप ग्रैन्युलर कुछ बैट, जेल बैट या ग्रैन्युलर बैट इस्तेमाल करते हो तो वो स्लो पॉइजन है, वर्कर उसको एज अ फूड सोर्स पिक करके कॉलोनी में लेके जाएगा और सबको खिलाएगा, आहिस्ता आहिस्ता फिर सबके सब मरते जाएंगे। साइंस में आप आर्ट वगैरह देख लेते हो, आपको नेस्ट मिलता है, उसकी ट्रैक, या आपको क्या कहते हैं, एसी के या डक्ट्स, जो वेंटिलेशन के डक्ट्स या पाइप वगैरह होते हैं, उनके जरिए वो आ सकती है। अब ये इतने बच्चे तो आप नहीं हो कि आपको ना पता लगे। ये तो इसकी दीवार में नीचे बेसमेंट में उसने डिगिंग करके अपना नेस्ट बनाया है, ये लैंडस्केप में है। अब हमारे पास ना डिफरेंट तरह की आर्ट्स होती हैं, जो हमारी ये कॉमन आर्ट्स है, 1 2 3 4 5 6 7, ये कॉमन वन है जो कि यूएई में पाई जाती है। ठीक है, तो फेरोनिक आंट, फायर आंट, कारपेंटर आंट,
सैमसन, पेवमेंट, घूस्ट, एक्रोबैट। ठीक है, आंट के टॉपिक में ना स्पेसिफिकली, क्योंकि आंट्स बहुत छोटी होती हैं और आंट्स को आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए डायरेक्ट वो आइडेंटिफिकेशन ही आपको देता पूछने के लिए कि ये कौन सी आंट है। बाकी ये पिक्चर है, आप इसको देख सकते हो। जो फेरोनिक आंट होती है उसको शुगर आंट भी कहते हैं। इस तरह की होती है, ये आपके घरों में हो सकती है, इंडोर आउटडोर, लेकिन ये ज्यादातर ना मिठास वाली जो मीठी फूड होती है ना, इसमें शुगर कंटेंट ज्यादा होता है, उसके लिए अट्रैक्ट होती है। ये इस तरह से फेरू आंट या शुगर आंट, ये अपॉर्चुनिस्टिक नॉइसेंस पेस्ट है, यानी जहां भी नमी और हीट होगी ना, जहां इनको खाने पीने के लिए कुछ मिल जाए, वहीं पे ये क्रैक्स वगैरह में घुस के अपना नेस्ट बना के अपना ब्रीडिंग कर लेती है। बाकी इसका साइकिल कंप्लीट होता है, 4 स्टेजेस होती हैं, एग निम्फ, सॉरी एग लार्वा, प्यूपा, एडल्ट। और जो लाइफ साइकिल है वो फिक्स नहीं है कितने दिन में कंप्लीट होगा, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट टाइप की आर्ट्स होती हैं। नॉर्मली 2 to 3 मंथ्स के अंदर जो है इनका साइकिल कंप्लीट होता है। ये फायर आंट है जो कि आपके गार्डन में ज्यादातर पाई जाती है और हाईली अग्रेसिव होती है। इसके यहाँ पे स्टिंगर होता है जिसकी मदद से ये आपको स्टिंग करके पॉइजन आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर देती है, जिससे आपके दाने जिस्म पे बन सकते हैं। ये फायर आंट है। कारपेंटर आंट जो है वो नमी वाली जो गीली सी लकड़ी होती है ना, आपके घरों में या आपके लैंडस्केप में जो लकड़ी होती है ना, उसके अंदर ना टनल्स या गैलरीज बना के, यानी लकड़ी को अंदर से खराब करके अपना घर बना के लकड़ी में रहती है। तो ये वाहिद आंट है जो रात के टाइम पे एक्टिव होती है, दिन में छुप के रहती है। बाकी जितनी भी सारी आंट्स हैं, फ्लाइज हैं, ये दिन के टाइम एक्टिव होती हैं, रात के टाइम ये रेस्ट करते हैं हमारी तरह। सिर्फ कारपेंटर आंट ऐसी है जो दिन के टाइम एक्टिव, सॉरी, दिन के टाइम ये छुप के रहती है, रात को एक्टिव होती है। और ये लकड़ी जो खुश्क लकड़ी होती है ना, दरख्त से उतरी हुई और इसमें नमी हो, तो उसके अंदर डिगिंग करके ना अपना नेस्ट बनाती है, गैलरी वर्क, आर्ट वर्क, टनल्स बनाती है। लेकिन लकड़ी इसकी खुराक नहीं है, खाना पीना इसका वही है। बाकी जो आंट्स करती हैं, चाहे मीट या स्वीट या कुछ भी प्रोटीन बेस्ड फूड, लेकिन लकड़ी को खराब करके अपना घर लकड़ी में बनाती है। अब ये टर्माइट के साथ मुशाबहत रखती है कि दोनों ही लकड़ी को खराब करते हैं, लेकिन टर्माइट जो है वो लकड़ी को खाती है, लकड़ी उसकी फूड है। लेकिन कारपेंटर आन लकड़ी को सिर्फ अपना घर बनाने के लिए इस्तेमाल करती है, वो उसकी फूड नहीं है। तो ये फर्क है। आंट जो होती है वो सिर्फ दिन के टाइम एक्टिव, लेकिन जो टर्माइट है वो 24/7 एक्टिव है। ये कारपेंटर आंट है, इस तरह से लकड़ी को खराब करके ना ऐसे ये अपने डिफरेंट कंपार्टमेंट्स या टनल्स बनाएगी रहने के लिए। ये कारपेंटर ये कलर्स ना रियल में, क्योंकि स्पीशी टू स्पीशी इनका कलर वेरी कर सकता है। कोई ब्राउन कलर में, ब्लैक कलर में, थोड़ा और लाइट कलर में, तो वो एक एक जीनस की ना बहुत सारी स्पीशीज होती हैं, तो ये कलर में वेरी कर सकती है। और ये सबसे बड़ी आंट होती है साइज में, सारी आंट्स में से इसका साइज सबसे बड़ा। इसकी जो क्वीन है ना वो 25 मिलीमीटर तक चली जाती है। सैमसन आंट इस तरह की होती है, ये हाईली अग्रेसिव है। अगर ये आपको स्टिंग कर दे ना तो बंदे को फौरी तौर पे हार्ट अटैक आ जाता है। ये पेवमेंट आंट है, ज्यादातर सड़कों वगैरह के किनारे या खजूर के जो दरख्त वगैरह होते हैं, गार्डन्स होते हैं, वहां पे डिगिंग करके उसके फ्रॉन्ड्स जो गिरे हुए होते हैं वहां पे अपना डिगिंग करके नेस्ट बनाती है। और ये अगर ये मीट या ग्रीस को भी फीड करती है। इसके बाद गूस आंट, ये भी हमारे घरों के अंदर पाई जाती है, और ये ऑयल और प्रोटीन रिच जो फूड होती है उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होती है और हमारे घरों में कॉमन है ये। इसके अगले पार्ट्स ब्राउन टू ब्लैक कलर के होते हैं, और जो एब्डोमेन बड़ा और मिल्की वाइट से कलर का होता है। और टांगे भी जो है, अंटीना भी ये वाइट कलर का होता है। इसकी वजह से ना ये इसका नाम है गूस आंट। इस तरह से एक्रोबैट आंट, इसका ना हार्ट शेप एब्डोमेन होता है, अगले पार्ट्स जो है वो ब्राउन से कलर के, ब्राउन येलो कलर के होते हैं। तो ये ज्यादातर आर्बोरियल है, दरख्तों के अंदर, लकड़ी के अंदर ज्यादा पाई जाती है। और इसका ना हार्ट शेप एब्डोमेन होता है, जिसकी वजह से इसको डिफरेंट नामों से सेंट वैलेंटीन या एक्रोबेट आंट या इसको और क्या कहते हैं, कॉकटेल आंट भी कहते हैं। और दरख्तों के अंदर ये अपना घर बनाती है। इसके अलावा आंट्स जो है वो कम्युनिकेशन करती है फेरोमोन्स के जरिए,
ये आंट्स का डिगिंग बिहेवियर है, ये इसकी फ्लाइट है। आंट्स ने जब मेटिंग करनी होती है ना तो तब ये फ्लाइट लेती है। अच्छा, एक आंट है अर्जेंटीन आंट, वो अर्जेंटीन आंट जो है ना वो यूएई के अंदर नहीं पाई जाती, ये भी आपसे पूछा जाता है। ये जो अभी हमने देखी है ये वाली आंट्स मोस्ट कॉमन है जो हमारी सराउंडिंग में पाई जाती है। अर्जेंटीन आंट जो है वो यूएई में नहीं पाई जाती। इसका लाइफ साइकिल पता होना चाहिए कंप्लीट, 4 स्टेजेस, उसका नेस्ट, उसकी सिमिलैरिटी, उसकी फिजिकल अपीयरेंस, फूड, ये ओमनिवोरस है, हर चीज खा जाती है। तो इस तरह से पब्लिक हेल्थ इंपॉर्टेंस में ये डिजीज ट्रांसफर करती है, नॉइसेंस काज करती है, बाइटिंग या स्टिंगिंग कर सकती है। तो ये सारा आपको पता होना चाहिए। ओमनिवोरस का मतलब कि कुछ आंट्स जो हैं वो आपका ली, सीड, हनी, शुगर, इंसेक्ट, स्क्वेंजिंग, डेड एनिमल्स, प्रेइंग स्मॉल वर्टिब्रेट। कार्निवोरस मतलब ये खुद शिकार करके ना दूसरे इंसेक्ट का, तो उसको भी एज ए फूड सोर्स इस्तेमाल कर सकती हैं। लाइफ साइकिल कंप्लीट, 4 स्टेजेस, एग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट। कंट्रोल करने के लिए हमारे पास स्प्रेइंग भी है, ग्रैन्युलर बैट भी है, जेल बैट भी है, लेकिन जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो है पॉइजनस बैट, चाहे जेल हो चाहे ग्रैन्यूल्स हो। अर्जेंटीन आंट यहाँ पर नहीं है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है रूडेंट्स का। रूडेंट हमारे पास 3 तरह के होते हैं। नॉर्वे, रूफ, हाउस माउस। अब रूडेंट्स जो होते हैं ना ये, इनमें 2 तरह का बिहेवियर होता है, न्यूफोबिक और न्यूफिलिक। न्यूफोबिक का मतलब होता है कि इनको नई चीजों से, नई फूड से खौफ आता है, और जो न्यूफिलिक का मतलब होता है वो नई चीजों को पसंद करते हैं, लव करते हैं। तो जो रैट होते हैं ये न्यूफोबिक होते हैं, ये नई चीजों को एक्सप्लोर करना पसंद नहीं करते, इनको नए फूड से, नई चीजों से खौफ आता है। जो माउस होता है वो न्यूफिलिक होता है, उसको हर नई चीज को एक्सप्लोर करना पसंद है। इनमें हायरार्की होती है, इनमें ऑर्गेनाइजेशन होती है, सीनियर जूनियर का होता है। हायरार्की में मतलब ये हायरार्की इसको कहते हैं जिसमें हमारे पास सीनियर जूनियर्स होते हैं, जिसमें जूनियर जो है वो सीनियर की रिस्पेक्ट करते हैं, सब मिलजुल के रहते हैं कंपार्टमेंट्स के अंदर। और फिर उसके बाद इनकी आइडेंटिफिकेशन आपको पता होनी चाहिए और इनके ब्रीडिंग साइट्स का पता होना चाहिए। ये नॉर्वे रैट है, ये भी नॉर्वे रैट है। नॉर्वे रैट जो है वो सिवरेज सिस्टम, मैनहोल, ड्रेन्स, डर्टी वाटर के अंदर रहता है। इसको डिफरेंट नामों से बुलाया जाता है। ये रूफ रैट है, पॉइंटेड माउथ और बड़े कान। बॉडी जो है वो स्लिम और इलोंगेटेड विद ग्रेश ब्लैक बॉडी कलर। और टेल जो होती है वो हेयरलेस और जिस्म से बड़ी। जो रूफ रैट होता है उसमें बड़ी, और जो नॉर्वे रैट है इसमें टेल जिस्म से छोटी होती है। तो इसका ब्रीडिंग साइट सिवरेज सिस्टम है, ड्रेन्स, मैनहोल। और जो रूफ रैट है इसका ब्रीडिंग साइट जो है वो, जैसे कि नाम से, रूफ अपर एरियाज जो बिल्डिंग के होते हैं, सेंट्रल वेंटिलेशन सिस्टम, डक्ट्स, पाइप वगैरह, इसी सिस्टम के जो। ये भी रूफ रैट है। कलर में वेरिएशन हो सकती है, लेकिन इसके फिजिकल फीचर पॉइंटेड माउथ, लार्ज आईज और इसकी टेल जिस्म से बड़ी होती है। तो ये रूफ रैट है और इसके ब्रीडिंग साइट का पता होना चाहिए। और अगर ये इंडोर है तो रूफ पे वेंटिलेशन सिस्टम, डक्ट्स, पाइप में होगा। और अगर ये बाहर है तो दरख्त के ऊपर, दरख्तों की टॉप पे रहना पसंद करता है। जिन घरों में या विलास में जो ट्रीज होते हैं वो बिल्डिंग के बिल्कुल साथ होते हैं ना, तो वहां पर ये फिर क्या करता है, दरख्तों से छत पे, छत से दरख्त पे मूव कर सकता है। तो इसलिए ये भी एक फैक्टर है। अगर किसी एरिया में रूडेंट्स का प्रॉब्लम हो, स्पेशली जो कंपाउंड्स होते हैं ना जिनमें घरों की दीवारें शेयर्ड होती है, वहां पे रूडेंट्स को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये एक घर से दूसरे घर की छत पे और दरख्त से घर पे, घर से दरख्त पे बड़ी आसानी से आ जा सकते हैं। हाउस माउस जो है वो आपके किसी भी, लाइक अगर आपके पास कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है तो किसी भी फ्लोर पे हो सकता है, लेकिन ये ज्यादातर ग्राउंड लेवल पे रहना, वहां पे अपना ब्रीडिंग साइट बनाना पसंद करता है। बाकी मूवमेंट के लिए ये किसी भी हाइट वाली जगह पे क्लाइंब करके जा सकता है। जो रैट्स होते हैं ना ये डिगिंग करके अपना नेस्ट बना सकते हैं। जो माउस होता है ना ये डिगिंग नहीं करता, ये घास फूस या वेस्ट से, कचरे से चीजें लेके अपना नेस्ट बनाता है। तो ये हाउस माउस है। उसके बाद ये माउस, रूफ रैट, नॉर्वे रैट।
एग्जाम के लिए ना आपको इनमें पता होना चाहिए कि ये नॉर्वे रैट है, ये रूफ रैट है, इनके ब्रीडिंग साइट्स का, फिर इनके साइंस का, ड्रॉपिंग्स में फर्क पता होना चाहिए। नॉर्वे रैट की ये ड्रॉपिंग है जो कि ब्लंट फेस के साथ होती है, रूफ रैट की पॉइंटेड और बनाना शेप के साथ, बेंड के साथ, और जो माउस होता है उसकी स्ट्रेट विद पॉइंटेड एंड्स। तो ये तीनों इस तरह आपको आएंगे, उनमें आप आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हो, ये नॉर्वे, ये रूफ और ये हाउस माउस की है। ये नॉर्वे की है, रूफ रैट की है, ये इन जनरल रूडेंट्स की है, ये नॉर्वे की है, ये रूफ रैट की है, ये नॉर्वे की है, ये रूफ रैट की है, ये इनके पाँव के निशान, इनको ट्रैक्स बोलते हैं। ये ग्नोइंग, इसको चोइंग भी कहते हैं, ये भी रूडेंट्स की वजह से है। ये स्मीयर या ग्रीस मार्क है, रूडेंट्स की वजह से। ये आपको इसमें क्वेश्चन जो है ना इसके बिहेवियर से रेलिवेंट ज्यादा आते हैं। ये बैट की शाइनेस के लिए आता है, न्यूफोबिक न्यूफिलिक कौन है, न्यूफोबिक कौन है, आइडेंटिफिकेशन, उसका ब्रीडिंग साइट और उनके बिहेवियर्स वगैरह इस तरह से। और इसके अलावा ये उसका बरो ब्रीडिंग साइट है। ये ब्रीडिंग साइट कहीं भी बना सकते हैं, सीवरेज में, वेजिटेशन, लकड़ी के नीचे, फॉल्स सीलिंग, कहीं भी। ये नॉर्वे रैट का ब्रीडिंग साइट है। ये भी, ये भी, ये प्लांट्स भी लकड़ी के नीचे कहीं भी बना सकते हैं। ये रूफ रैट का है, फॉल्स सीलिंग। ये इस तरह से अगर आपके इन्वायरमेंट में कचरा वगैरह फूड के तौर पे पड़ा है, सॉइल है, प्लांट्स हैं, ऐसे क्लटर जमा पड़ा है, तो रूडेंट्स आसानी से अपना वहां पर क्या कर सकते हैं, अपना ब्रीडिंग साइट बना सकते हैं। आपको बीमारियों का पता होना चाहिए। लेप्टोस्पायरोसिस जो है वो सारे रूडेंट्स स्प्रेड करते हैं, बाकी माउस एल्सियम, और नॉर्वे रैट हेमर्जिक फीवर विद रेनल सिंड्रोम, प्लेग, रैट बाइट फीवर, साल्मोनेलोसिस, हंटा वायरस, ये सारी रूडेंट्स डिजीज ट्रांसफर करते हैं। ओमनीवोरस है, हर चीज खा जाते हैं, सीरियल्स सबसे ज्यादा पसंद है। बाकी ये हायरार्कियल ग्रुप्स हैं। इसके अलावा ये चीजें आपको इम्पोर्टेंटली पता होनी चाहिए। इसका लाइफ स्पैन जो होता है ना वो 1 ईयर होता है इनका। ठीक है, ये तकरीबन 3 से 6 लीटर्स, मतलब 3 से 6 दफा बच्चे पैदा करते हैं ड्यू टू इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। बाकी ये पता होना चाहिए इनका गेस्टेशन पीरियड जो माउस होता है ना 18 से 21 दिन का, और रूफ का 21 से 23, और नॉर्वे का 21 से 25। और ये वाला आपको पता होना चाहिए कि नॉर्वे रैट 3 से 5 महीने में सेक्सुअली मैच्योर होता है, रूफ रैट 2 से 3 महीने में, और हाउस माउस 6 से 8 हफ्ते में। ये पता होना चाहिए। लाइफ स्पैन 1 ईयर का है। न्यू फोबिक का बता दिया है कि उनको नई चीजों से खौफ आता है, नए फूड से खौफ आता है, ग्रूमिंग होती है, और डिजीजेस वगैरह का पता होगा, गेस्टेशन हो गया, मेच्योरिटी हो गया, नंबर ऑफ पप्स 14 तक मैक्सिमम होते हैं, लेकिन उससे नीचे नीचे 3 से 6 दफा ये नॉर्मली बच्चे पैदा करते हैं। वैसे तो मंथली पैदा कर सकते हैं अगर टेम्परेचर नॉर्मल हो, फूड अवेलेबल हो, ब्रीडिंग साइट अवेलेबल हो, तो हर मंथ ही, मतलब साल के अंदर ना तकरीबन 12-14 दफा कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हर क्लाइमेट के अंदर नहीं है ऐसा पॉसिबल, तो फिर 3 से 6 दफा नॉर्मल है। तो ये उनकी ब्रीडिंग साइट्स है। हम्म, तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो रूडेंट से रेलिवेंट है। और Recording stopped. हाँ, मुझे जस्ट ना 5 मिनट दो, मैं वापस आ रही हूँ। ओके, जी ठीक है मैम। आप जब तक ये दिमाग के अंदर, ये हमने अपनी बायोलॉजी डिस्कस कर ली है, जो मैक्सिमम बायोलॉजी से चीजें आती है ना वो सारी मैंने आपको बता दी है। अब अगर आपके दिमाग में हो तो आप आसानी से एग्जाम के अंदर ना उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है मैम।